नमस्कार, आप देख रहे हैं आरडी न्यूज। मैं हूं योगेश चक्रवर्ती। बिहार के यूट्यूबर मनीष कश्यप की मुश्किलें बढ़ गई है। अब उसे 11 महीने जेल में रहने होंगे, क्योंकि तमिलनाडु के राज्यपाल ने एनएसी जो उस पर लगाया गया है उस पर अपनी मुहर लगा दी है, जिसके मुताबिक अगले 11 महीने तक उसे बेल नहीं मिलने वाला है। क्या है ये पूरा मामला, हम जानते हैं अपने राजनीतिक संपादक हेमंत कुमार जी से, जो यूट्यूबर मनीष कश्यप के बारे में पूरी जानकारी रखते हैं और वो उसी इलाके के रहने वाले भी हैं। तो हेमंत जी, आप ये बताइए कि जिस तरह से कहा जा रहा है, खबर आई है कि अब 11 महीने से पहले मनीष कश्यप को बेल नहीं मिलने वाला है, क्या है मामला पूरा? सबसे पहली बात तो यह है कि मनीष कश्यप को पिछले एक सप्ताह के भीतर ये दूसरा झटका है। वो अभी सुप्रीम कोर्ट गए थे और वहाँ पर किस काम के लिए गए थे? काम यह था उनका कि जो उनके खिलाफ जितने एफआईआर दर्ज हैं, 13 एफआईआर तमिलनाडु में है और ये 5 एफआईआर जो है वो बिहार में है। तो इन तमाम, और 5 नहीं बल्कि 7 है एफआईआर, 2 बाद में भी हुआ था। तो एक तरह से 20 लगभग एफआईआर है जिसको क्लब कर दिया जाए एक जगह, क्योंकि सभी एक ही तरह के मामले हैं, सबको एक जगह कर दिया जाए और सबकी एक ही सुनवाई हो। और दूसरा कि एनएसए जो उनके खिलाफ लगाया गया है उसको रिवोक कर दिया जाए, उसको हटा दिया जाए। तो सुप्रीम कोर्ट ने उनकी बात मानने से इनकार कर दिया और कोर्ट की जो टिप्पणी थी वो काफ़ी सख्त थी कि अच्छा, आप फर्जी वीडियो बनाते हैं तो आपकी बात हम सुने, तो और आपने एक स्थिर राज्य को अस्थिर करने का काम किया है। तो इस तरह की टिप्पणियाँ थी सुप्रीम कोर्ट की, चीफ जस्टिस की। तो वहाँ से एक झटका मिला था। अभी जो आया है कि जो इनके खिलाफ जो एनएसए लगा था, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट की धाराओं के तहत जो इनको ये जेल में बंद किया गया है, तो वह जो इंडोर्समेंट था वो मदुरई के डीएम ने ये प्रस्ताव भेजा था तमिलनाडु सरकार के पास कि इनके खिलाफ एनएसए लगाया जाए, क्योंकि मदुरई में ही ये इनके सारे कारनामे जो थे वो वहाँ ही केंद्रित थे, इसलिए वहाँ इनके ऊपर एफआईआर थे। तो उसमें जो इंडोर्समेंट था डीएम का, उसके आधार पर सरकार ने इसको 5 अप्रैल को ही इस मामले में ये कर दिया था कि उस पर मुहर लगा दी थी अपनी, और डीएम के प्रस्ताव पर मुहर लगने के बाद वो राज्यपाल की मंजूरी के लिए गया था। तो राज्यपाल ने 6 मई को उसको राज्य सरकार के इस निर्णय को ओके कर दिया और उसके बाद राज्यादेश जारी हो गया है, जिसके तहत 12 महीने तक इनको जेल में रहना पड़ेगा, जिसमें से लगभग 1 महीना इनका निकल चुका है। तो 11 महीने बचे। आपको याद होगा कि 30 मार्च को यहाँ से मनीष कश्यप को तमिलनाडु पुलिस ले गई थी उठा करके, पकड़ करके यहाँ से, और वहाँ पर ये बंद हैं। 13 मामले जो वहाँ दर्ज हैं उसमें 6 मामलों में मनीष कश्यप नेम्ड हैं, बाकी मामलों में इनकी संलिप्तता है, लेकिन इस मामले 6 ऐसे मामले हैं जिसमें ये नेम्ड हैं। तो ये आपको याद होगा कि मनीष कश्यप का ये मामला सिर्फ एक यूट्यूबर का मामला नहीं है, यह एक पूरी तरह से राजनीतिक अभियान था जिसमें 2 राज्यों तमिलनाडु और बिहार के बीच में वैमनस्यता फैलाने की एक पूरी परियोजना पर साजिश और परियोजना पर अमल किया जा रहा था, जिसका भंडाफोड़ हुआ। और बाद में ये सारी चीज़ें सामने आई कि कैसे ये पटना में बैठ करके और एक कमरे में बैठ करके ये लोग वीडियो बनाते थे, उसको तमिलनाडु का बता करके उसको वायरल किया जाता था। तो इस तरह के तमाम कारनामे इनके धीरे धीरे सामने आए, और ये भी सामने आया कि इनके बहुत अच्छे ताल्लुकात बीजेपी के नेताओं से, आरएसएस के नेताओं से हैं, और ये आरएसएस के संग की शाखाओं में भी ये भाग लेते रहे हैं, और इनके ताल्लुकात कई आईएएस और आईपीएस अफसरों से रहे हैं जो इनको कभी सम्मानित करते हैं, कभी इनसे सम्मानित होते हैं। तो ऐसे लोग भी इनके साथ रहे हैं। तो ये एक अलहदा मामला नहीं था, बल्कि एक तरह से स्टेट के खिलाफ एक षड्यंत्र था, जिस षड्यंत्र का पर्दाफाश तमिलनाडु सरकार ने भी किया, उसमें बिहार की सरकार भी उस पूरे इसमें लगी, तब जा कर के ये पूरा मामला सामने आया। तो ये एक तरह से जो कैंपेन था पूरे बिहार के खिलाफ कि वहाँ जब फैलाया गया होली के दौरान
कि बिहारी लोगों की पिटाई हो रही है, उनकी हत्या हो रही है, उनके खिलाफ हिंसा हो रही है, लोग यहाँ से भगाए जा रहे हैं, ये तमाम तरह के जो अफवाह थे उसका खुलासा हुआ। और अभी आपको याद होगा कि अभी जो तमिलनाडु के पूर्व डीजीपी जो अभी राजद में उनकी करुणा सागर जी की जो ज्वाइनिंग हुई है, वो उस समय सर्विंग डीजीपी थे। तो उन्होंने मीडिया में आकर तब कहा था कि यह पूरा बनावटी है, पूरा फर्जी है और ये साजिश के तहत ये अफवाह फैलाई जा रही है ताकि दोनों राज्यों में के बीच में ये बेमनस्ता पैदा हो। और ये जो एनएसए इनके खिलाफ लगा, ये ऐसे ही मुझे लगता है कि ये गंभीर अपराध है इनका, क्योंकि ये भी सामने बात आई कि एक लॉबी थी, कपड़ा लॉबी सूरत की, जो चाहती थी कि जो तमिलनाडु में जो कपड़ा इंडस्ट्री है, जो कॉटन इंडस्ट्री है, उसको डैमेज किया जाए, वहाँ से मजदूर भागे, क्योंकि 10 लाख मजदूर वहाँ पर बिहार और यूपी के लोग काम करते हैं और वो लोग अगर भाग जाएंगे तो वहाँ का कपड़ा इंडस्ट्री जो बैठ जाएगा। तो उससे एक तरह से एक लॉबी जो थी सूरत की, जो गुजरात का जो सूरत है, वहाँ की कपड़ा लॉबी के लोग भी इसमें लगे हुए थे। तो ये पूरा तरह से पूरी प्लांटेड था ये सब कुछ। ये सिर्फ एक व्यक्ति का अपराध नहीं है, बल्कि इसमें पूरी तरह से बहुत सारे लोग इसमें शामिल थे। और आपको याद होगा कि जिस समय बिहार विधानमंडल का सत्र चल रहा था और उस दौरान बीजेपी काफ़ी हमलावर थी सरकार के खिलाफ, और जो उस समय बिहार विधानसभा में जो नेता विपक्ष हैं विजय कुमार सिन्हा, उन्होंने तो यहाँ तक कहा था कि ये बात अगर गलत साबित होगी तो मैं माफ़ी मांगूंगा, लेकिन उन्होंने आज तक माफ़ी नहीं मांगी, जबकि ये बात गलत साबित हो गई। अब तो आज की तारीख में वो मनीष कश्यप जेल में है और उनके ऊपर एनएसए भी नहीं हटाया जाएगा, वो अभी 12 महीने तक लगभग जेल में रहेंगे। 12 महीने के बाद क्या बेल मिलेगा, इसकी तो कोई गारंटी होगी नहीं। अब वो कानूनी मामला है, उसमें ज़्यादा जाने से बेहतर ये है कि यह एक जो पूरा षड्यंत्र था दो राज्यों को लड़ाने का, आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा षड्यंत्र था, इसको समझने की ज़रूरत है। और इसमें मैं ये भी बता देता हूं कि मीडिया का एक बहुत बड़ा हिस्सा इनके समर्थन में खड़ा हो गया था और लोग जुलूस प्रदर्शन कर रहे थे, कैंपेन चला रहे थे, सोशल मीडिया में कैंपेन चल रहा था। तो ये ऐसे किस तरह से एक पूरा एक लॉबी पूरे देश भर में एक नेटवर्क जो है, जो ऐसे लोगों को प्रोटेक्ट करता है, जो ऐसे लोगों के पक्ष में गोलबंदी करता है, ऐसे लोगों के पक्ष में कैंपेन चलाता है, ये देखने वाली बात है। तो मनीष कश्यप न सिर्फ 2 राज्यों को लड़ाने की कोशिश कर रहा था, बल्कि एक राजनीतिक अस्थिरता पैदा करने की कोशिश कर रहा था, जिसका लाभ सीधे सीधे बीजेपी को मिलना था। तो हमारा ये डिस्कशन आपको कैसा लगा, ये हमें ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। और अगर ये डिस्कशन पसंद आया हो तो आप हमें फेसबुक पर फॉलो करें, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और शेयर करना तो बिल्कुल नहीं भूलें। धन्यवाद। धन्यवाद।